जय गुरुजी संगत जी। आप सुनने जा रहे हैं गुरुजी का एक अत्यंत अद्भुत और हृदय को छू लेने वाला चमत्कार, राधा आंटी जी का सत्संग जो लुधियाना से है। इस सत्संग में एक आम परिवार की जिंदगी में गुरुजी की कृपा कैसे धीरे धीरे उतरती है और फिर कैसे वो कृपा एक ऐसा रूप लेती है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है, वही आप आज खुद महसूस करेंगे। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे कि सत्संग को पूरा सुनो, तभी उसकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और किस्मत पलट जाती है अगर कोई सत्संग पूरा सुन ले या सुना दे। क्योंकि सत्संग सिर्फ कहानी नहीं होता, वो एक कृपा का माध्यम होता है जिसमें सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को ही गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। इसलिए आपसे विनती है कि सत्संग को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आधी सुनी कृपा अधूरी रह जाती है। और संगत जी, सुनो गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आगे भी ऐसे ही सच्चे और चमत्कारिक सत्संग सुनते रहें और गुरुजी की कृपा लगातार आपके जीवन में बनी रहे। अगर आप भी अपना सत्संग साझा करना चाहते हैं तो कृपया साफ आवाज़ में अपना वॉइस नोट व्हाट्सएप पर भेजिए। आपकी कहानी भी किसी के जीवन को बदल सकती है। तो आइए संगत जी, सुनते हैं राधा आंटी जी का ये साक्षात चमत्कारिक अनुभव। जय गुरुजी संगत जी। मैं आज जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, सब मेरे गुरुजी की ही दया है। गुरुजी ने ना सिर्फ मेरी हालत बदली बल्कि मेरी सोच भी बदल दी। हम जैसे लोग तो बस 2 वक्त की रोटी और एक छत मांगते हैं, पर गुरुजी ने हमें उस छत के नीचे इज्जत दी, सुकून दिया और अपने होने का एहसास दिया। जिंदगी में बहुत कुछ देखा, भूख भी, बेइज्जती भी, ठोकरें भी, पर गुरुजी की राह में जब चलना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे हर ठोकर दरवाजा बन गई। जो कभी मुमकिन नहीं लगता था वहीं एक एक करके होने लगा। कभी कोई काम अचानक मिल जाना, कभी बीमारी बिना दवा के ठीक हो जाना। ऐसे छोटे छोटे करिश्मों ने मुझे यकीन दिलाया कि ये सब मेरी ताकत नहीं, ये बस और बस गुरुजी की कृपा है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सुनो गुरुजी यूट्यूब चैनल का, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं अपने गुरुजी का सत्संग आप सभी प्यारी संगत जी के साथ बांट सकूं। संगत जी, हमारे हालात कभी अच्छे नहीं रहे। मैं और मेरे पति गिदड़ी पिंड के पास की एक बस्ती में रहते थे, जहां घर नहीं झुग्गी होती है। टूटी फूटी लकड़ियों से बांधा गया एक कोना, ऊपर टीन की चादरें। बरसात में छत से पानी ऐसे टपकता था जैसे कोई ऊपर से मटका उलट दे। जमीन मिट्टी की, कपड़े गीले और मन हमेशा डरा हुआ। शुरू में हमारे पति का एक छोटा सा काम था, इन्वर्टर रिपेयरिंग का। थोड़ा बहुत चलता था, पर एक बार किसी ने बड़ा ऑर्डर लिया, उधार पे माल ले गया और फिर गायब हो गया। सारा नुकसान हमारे सर पर, दुकान बंद, पैसे डूबे और उस दिन के बाद से वो इन्वर्टर वाला काम कभी वापस नहीं उठा। फिर जो वक्त आया उसमें बस गुजारा था। पति कभी मजदूरी करते, ईंटें ढोते, बाल्टी उठाते, छोटा मोटा ठेका मिल जाए तो वही। और मैं लोगों के घरों में काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन, जो भी काम मिलता। वो भी एक जमाना था जब हर महीने सोचना पड़ता था कि गैस भरवाएं या बच्चों की स्कूल की फीस दें। कई बार तो राशन आधा ही आता था और महीने से पहले खत्म हो जाता। इन्हीं दिनों एक दिन मेरी मुलाकात हुई बिल्लो मासी से, जो हमारी बस्ती में रहती थी। बहुत सीधी पर बड़ी श्रद्धा वाली औरत थी। उसने कहा, राधा, एक बारी डुगरी चल, तेरे सारे दुख उतर जावेंगे। मैंने ना कोई सवाल किया ना कोई शक, क्योंकि जब जिंदगी थक जाती है तो इंसान कोई भी उम्मीद का धागा पकड़ लेता है। अगले ही रविवार में बिल्लो मासी के साथ पहली बार गई गुरुजी के डुगरी मंदिर। क्या बताऊं संगत जी, जैसे ही मंदिर के अंदर पांव रखा, मन में एक अजीब सी ठंडक उतर गई। भीड़ थी लेकिन शांति भी थी। हवा में कोई खुशबू थी, गुलाब की या शायद गुरुजी की। अंदर बैठते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने सिर पर हाथ रख दिया हो। गुरुजी की बड़ी सी तस्वीर दीवार पर थी, सफेद कुर्ता, काली स्वेटर, मुस्कुराते हुए, आंखें जैसे सीधे मन में उतर जाएं। मैंने चुपचाप बैठ के जल प्रसाद लिया, लंगर खाया, चुपचाप बिना कोई बात किए। फिर बाहर जूते लाइन से लगाने में थोड़ी सेवा भी की। और जब घर लौटी तो अंदर कुछ अलग था। हालात वही थे, पर मन थोड़ा हल्का था। ऐसा लगा जैसे कोई कह गया हो, बस अब तेरा टाइम शुरू हो गया है। संगत जी,
डुगरी से लौटने के बाद कुछ भी बड़ा नहीं हुआ, पर जो भी हुआ वो पहले जैसा नहीं था। हम जैसे लोग हर दिन जूझते हैं, कभी बिजली का बिल, कभी दवाई, कभी किसी का ताना। पर गुरुजी के दर पर जाने के बाद जैसे हर चोट पे कोई मरहम लगने लगा था। मेरे पति जो दिन दिन भर काम के लिए भटकते थे, उन्हें लगातार काम मिलने लगा। एक पुराना ठेकेदार जिसने पहले उन्हें इग्नोर कर दिया था, खुद आकर बोला, भाई साहब मिस्त्री कम पड़ रहे हैं, आप आइए काम पर। 500 रुपये रोज का पक्का हो गया। अब महीना 15-18 हजार तक आने लगा। जिस घर में मैं काम करती थी, वहां की मेम साहब ने बोला, राधा तू तो बड़ी भरोसेमंद है, अब से बच्चों को भी तू ही देखना, ऊपर के फ्लैट में भी एक काम दिला दूंगी। एक काम से 4 काम हो गए। मेरे छोटे बेटे को रातों को बुखार आता था, डॉक्टर कुछ पकड़ नहीं पा रहे थे। एक दिन जल प्रसाद लाके मैंने उसके तकिए के नीचे रखा, और संगत जी उस रात के बाद से उसे आज तक बुखार नहीं आया। इन सब बातों से मेरे अंदर एक हिम्मत जागी। अब जब भी डुगरी जाती तो मंदिर के दीवार से टिककर बस एक ही बात कहती, गुरुजी एक दिन अपना घर चाहिए, छोटा हो पर अपना हो, जिसकी नींव में डर ना हो, सिर पर किसी और का ताना ना हो, जिस घर में बारिश में पानी ना डबके और बच्चों को कहने में शर्म ना आए कि वो कहाँ रहते हैं। संगत जी सपना बहुत छोटा था, बस 4 दीवारें, एक छत और 2 चूल्हे की जगह। हमारी बस्ती में ऐसे सपने हंसी बन जाते हैं। कहने वाले हंसते थे, अरे राधा तू झुग्गी वाली, सपने तो बड़ी बड़ी बिंदी वाली औरतें देखती हैं। पर मैंने देखना बंद नहीं किया। हर रविवार डुगरी जाना मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। हाथ में प्रसाद का खाना और मन में एक ही अरदास, गुरुजी अगर मैं किसी लायक हूं तो मुझे मेरा एक कोना दे देना। पर संगत जी उस वक्त वो सपना बस सपना ही था। हमारी औकात में मकान नाम की चीज नहीं आती थी। संगत जी जब जिंदगी थोड़ी सी सीधी चलने लगी तो एक दिन हमारी बस्ती में एक बड़ी खबर आई। लोग कह रहे थे सरकार एक बहुत ही सुंदर कॉलोनी बना रही है गरीब लोगों के लिए। कोई स्कीम नहीं, कोई लालच नहीं, सरकारी जमीन पर एक साफ सुथरी हाउसिंग सोसाइटी पूरी तरह उन्हीं के लिए जो आज झुग्गियों में रहते हैं। चारों तरफ से प्लानिंग, पक्के मकान, चौड़ी गलियां, खिड़कियां, बिजली, पानी और हर घर में एक अपना दरवाजा। किसी ने कहा बिल्कुल जैसे शहर के अमीर लोग रहते हैं, बस अब वो मौका सरकार ने हमें दिया है। संगत जी सुनते ही मेरे अंदर कुछ हिल गया। मन में एक ख्वाब फिर से जागा कि अगर ये मकान सच में हमारे जैसे लोगों के लिए है तो इसमें मेरा नाम क्यों नहीं हो सकता। मैं भर आई और अपने पति से कहा, फॉर्म भर दो, बस भरोसा रखो और फॉर्म भर दो। वो थक चुका था, कहने लगा, राधा अपने आप को धोखा क्यों दे रही है, 100 रुपये एक्स्ट्रा नहीं है और तुम मकान की बात कर रही है। मैंने कहा 100 रुपये का भी जुगाड़ हो जाएगा, तू बस भर दे। गुरुजी के दर पे जाने के बाद कभी भूखी नहीं सोई तो छत भी मिल जाएगी जब वो चाहेंगे। कहने को तो वो भर गया फॉर्म, पर लिखते वक्त उसकी आंखों में भरोसा नहीं था। कुछ दिन बाद मैं अकेली उस जमीन पर चली गई जहां वो कॉलोनी बनने वाली थी। अभी तो सब खुला मैदान था, कच्ची मिट्टी, थोड़ी बहुत खुदाई। लोग नापजोक कर रहे थे, अफसरों के बाबू कागज देखकर गिनती लगा रहे थे, कौन सा कोना किसके हिस्से जाएगा। वहां खड़े खड़े मैं एक कोने पे टिक गई। खुली हवा, थोड़ी धूप और सामने कोई रुकावट नहीं। वो जगह मुझे अपनी सी लगी। मन में आया, अगर हमें मकान मिला तो यहीं चाहिए। संगत जी उस दिन के बाद से मेरा मन कहीं टिकता ही नहीं था। कॉलोनी के उस कोने की छवि बार बार आंखों में घूमती थी। जहां मैंने खड़े होकर हवा महसूस की थी, वहीं खड़े खड़े गुरुजी का नाम मन में गूंजा था। वो बस एक कोना था जमीन पर मेरे लिए वो सपना था, एक ऐसी जगह जहां मेरे बच्चों का भविष्य बन सकता था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, न पति को न बस्ती की औरतों को। बस एक सुबह चुपचाप अपने थैले में एक कपड़ा रखा और डुगरी मंदिर की ओर निकल पड़ी। संगत जी मैं जो आगे कहने जा रही हूं उसके लिए मुझे माफ करना अगर आपको बुरा लगे तो। ये बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई, मेरे पति के अलावा, और आज पहली बार मैं इसे सबके सामने बताने जा रही हूं। जब मंदिर पहुंची तो वही जाना पहचाना सुकून मन में उतर आया। गुलाब की वही खुशबू, शांत हवा और गुरुजी की फोटो, जैसे उसी दिन की तरह मुस्कुरा रही हो। मैं धीरे धीरे मंदिर के उस हिस्से में गई जहां कभी निर्माण चलता था। कई बार वहां ईंटों का ढेर देखा था, पर आज मन थम गया एक ईंट पे। वो किसी खास रंग की नहीं थी, ना उस पे कुछ लिखा था, पर मेरी नज़र उसी पे अटक गई। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। हाथ आगे बढ़ाया और वो ईंट उठा ली।
उसे शाल में लपेटा, थैले में रखा और मंदिर से बाहर निकलते हुए एक ही बात बोली, गुरुजी, अगर ये चोरी है तो माफ कर देना, पर अगर ये मेरी अरदास है तो इसे कबूल करना। घर आकर मैंने ईंट को अच्छे से साफ किया, थोड़ी देर के लिए उसे दीपक के पास रखा, फिर अगले दिन उस जगह के लिए निकल पड़ी जहां मैंने दिल ही दिल में मकान मांगा था। वहां अब हल्की सी खुदाई शुरू हो चुकी थी, जमीन को नापा जा रहा था, बोर्ड लगने शुरू हो गए थे। मैं चुपचाप उस कोने पे पहुंची जहां मैं पहले भी खड़ी हुई थी। मुझे डर भी लग रहा था कोई देख ना ले, कोई कुछ पूछ ना ले, पर संगत जी, उस वक्त मेरे अंदर डर से बड़ा विश्वास था। मैंने थोड़ी मिट्टी हटाई, जितनी एक हाथ से हट सके, वो ईंट निकाली और धीरे से जमीन में दबा दी। कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस मन में एक लाइन, गुरुजी, अगर ये जमीन मेरी किस्मत में है तो ये ईंट इसकी पहली नींव बने, अगर नहीं है तो ये ईंट आपकी सेवा में वहीं रहे। मिट्टी वापस ढांकी, ऊपर से चप्पल से थोड़ा दबाया और जैसे कुछ हुआ ही न हो वैसे लौट आई। संगत जी, उस दिन के बाद से मैंने कोई पूछताछ नहीं की, न पटवारी को फोन किया, न किसी अधिकारी के चक्कर लगाए। बस हर रोज दीपक के सामने बैठकर कहती, गुरुजी, अब सब आपके हवाले। धीरे धीरे कॉलोनी का काम तेज हो गया, बोर्ड लगने लगे, गड्ढे खुदने लगे, नक्शे लटकने लगे। बस्ती के लोग भागे भागे ऑफिस जा रहे थे। मेरा नाम आया, तेरा नंबर क्या है, फॉर्म दिखा। हर किसी की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद के साथ डर भी था। फिर एक दिन लिस्ट लगी, पहली लिस्ट, जिनके नाम फाइनल हो गए थे। हमारी बस्ती से किसी का नाम नहीं था। कोई बोला सरकार ने धोखा दिया, कोई बोला गरीबों के नाम पे शुरू किया और सब अमीरों में बांट दिया। किसी ने कहा ये तो पहले से फिक्स था, हमें सिर्फ दिखाने के लिए फॉर्म भरवाए गए थे। मेरी पड़ोसन पम्मी आई, उसकी आंखें सूजी हुई थीं। बोली, दीदी, मैंने अपने बच्चे की गुल्लक तक फोड़ दी थी फॉर्म भरने के लिए। सोचा था छोटा सा घर होगा, बच्चा कहेगा मेरा घर है, अब वो भी चला गया। एक और औरत, शीला, उसका पति प्लॉट के चक्कर में एक दलाल के पीछे 10,000 रुपये दे आया था। अब न प्लॉट मिला, न पैसे वापस। संगत जी, हर तरफ मायूसी थी, ठगे जाने का एहसास था। मेरे पति ने भी एक दिन थक कर कह ही दिया, राधा, तू भी देख चुकी, अब कुछ नहीं बचा। ये सब तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये सिस्टम उनके लिए है जिनके पास ऊपर की सीढ़ी है या नीचे की रिश्वत। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, पर जब वो सो गया तो मैंने गुरुजी के आगे बस आंखें मूंद कर एक बात कही, आपका नाम लिया है, आपकी ईंट गाड़ी है, अब या तो चमत्कार होगा या मैं ये मान लूंगी कि मैंने गुरुजी को पहचानने में देर कर दी। पर मन कहता रहा, नहीं, ये ईंट मिट्टी में नहीं दबी, ये अरदास में रखी गई है। इन्हीं सब के बीच मैंने एक बार फिर आखिरी उम्मीद से अपने जान पहचान वाले पटवारी को फोन किया। उधर से आवाज आई, राधा बहन, मैं तुझे क्या बताऊं, तेरे जैसे 200 नाम पड़े हैं फॉर्म रूम में, पर हर प्लॉट बुक हो चुका है। हर कोना, हर गली, हर नंबर किसी ना किसी को दे दिया गया है। तेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। मुझे माफ करना, तो बहुत भली है, पर ये दुनिया भले लोगों से नहीं चलती। सरकारी अफसरों के लोग अंदर से नाम भेज रहे हैं। IAS, IPS, पुलिस के भाई भतीजे, सबको अंदर ही अंदर प्लॉट मिल रहे हैं। ये लोग प्लॉट तो दूर की बात, एक 10 बाय 10 का कमरा भी किसी के लिए न छोड़ें। संगत जी, जिंदगी धीरे धीरे वापस उसी ढर्रे पर चल रही थी। प्लॉट की बात अब घर में नहीं होती थी। मैंने भी छोड़ दिया था किसी से पूछना या बात करना। बस एक छोटा सा दीपक, एक छोटा सा कोना और मन में एक छोटी सी अरदास, गुरुजी, कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी मर्जी दिखा दो। एक दिन दोपहर को मैं रसोई में काम कर रही थी, आटा गूंथ रही थी और मन पूरी तरह खामोश था। तभी मोबाइल बजा। पुराना कीपैड वाला फोन था। बड़ी मुश्किल से उठाया। उधर से आवाज आई, राधा बहन, मैं बोल रहा हूँ पटवारी। मैं थोड़ा चौंकी, सोचा फिर से कोई क्लैरिफिकेशन मांगेगा या शायद रिजेक्ट वाली लिस्ट बताएगा, पर उसने जो कहा, उसने जैसे मेरी सांसें ही रोक दी। आपका नाम एक प्लॉट पर फाइनल हुआ है, कृपया आकर अलॉटमेंट पेपर ले लीजिए। मैं बोली, मेरा नाम? पर कैसे, कौन सी लिस्ट में? वो बोला, फाइनल अलॉटमेंट में किसी वजह से एक प्लॉट खाली रह गया था और लास्ट मिनट सिस्टम ने आपका नाम डाल दिया है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कैसे हुआ, क्योंकि आपके जैसे तो 200 लोग वेट लिस्ट में हैं। मैंने कांपते हाथों से फोन नीचे रखा, पानी का ग्लास उठाया और हाथ कांप रहा था इतना कि आधा पानी गिर गया।
मैंने पति को आवाज दी, सुनिए, जल्दी चलिए, अभी के अभी। वो बोले, क्या हुआ? मैंने बस इतना कहा, गाड़ी चाहिए, सरकारी कॉलोनी में नाम आ गया है, अभी जाना है। हम ऑटो पकड़ के साइट पर पहुंचे। पटवारी वहीं था, बाहर ही खड़ा मिला। मुझे देखते ही बोला, दीदी, मैं खुद हैरान हूं। मैंने देखा तो एक ही प्लॉट बचा था और उसमें तुम्हारा नाम आ गया। ऑल पेपर्स रेडी हैं, देख लो। मैंने कांपते हुए कहा, कहाँ है प्लॉट? उसने हाथ से इशारा किया, वो देखो, वो जो कोना है ना, जहां वो पेड़ है और जहां थोड़ा ऊंचा मैदान है, वहीं। संगत जी, वो वही कोना था, बिल्कुल वही जमीन जहां मैंने गुरुजी की ईंट दबाई थी। मैं और मेरे पति बस खड़े रहे, ना बोले ना हिले, बस देखते रहे उस जमीन को। और कुछ पल बाद मेरी आंखों से 2 बूंदें गिरी, ना दुख की थी ना खुशी की, बस एक अजीब सी राहत थी, जैसे किसी ने कंधे से बोझ उतार दिया हो। संगत जी, उस वक्त हम कुछ नहीं बोले, बस धीरे से जाकर उस जगह को छुआ जहां वो ईंट थी, और मन में गुरुजी से कहा, आपने सुना, पर उस दिन जब मैंने मांगा था तब आपने सुन भी लिया था। संगत जी, प्लॉट मिला, वो भी वही जमीन जहां ईंट दबाई थी, पर न जाने क्यों खुशी के साथ साथ एक डर भी मन में आ बैठा, जैसे कोई कह रहा हो, बधाई हो, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। हम अलॉटमेंट पेपर लेकर घर लौटे। बच्चे समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, बस मन में गुरुजी से कहा, आपने रास्ता दिखाया है, अब चलने की ताकीद भी दीजिए। उस रात जब कागज लेकर बैठे तो उसमें एक लाइन पढ़कर दिल और भी बैठ गया, प्लॉट की रकम 6 महीने के अंदर जमा कराना अनिवार्य है, अन्यथा अलॉटमेंट रद्द समझा जाएगा। 6 महीने और बाकी की रकम? संगत जी, वो रकम हमारे बस की ही नहीं थी। हमने दोनों ने मिलकर जोड़ा। घरों में काम करके मैं जो बचाती थी, पति का भी थोड़ा बहुत जो इधर उधर पड़ा था, मिलाकर भी हमारे पास सिर्फ 50,000 रुपए थे। बाकी का अंदाजा लगा के पसीना आ गया। उसे जमा करने के लिए हमें अपने पूरे महीने की कमाई में से हर हफ्ते, हर दिन एक एक पैसा बचाना पड़ता, और उस कमाई का भी क्या भरोसा, कभी 20,000 मिलते, कभी 25,000, कभी पूरा महीना बीत जाता और काम ही नहीं मिलता। उसी रात पति ने कहा, राधा, कहीं ये सपना टूट तो नहीं जाएगा? घर हाथ आया है, पर कहीं फिर से छूट ना जाए। मैंने बस इतना कहा, अब जो होगा गुरुजी की मर्जी से होगा, हमारी औकात में नहीं है ये संभालना, पर शायद उन्हीं की कृपा से ये आया है तो संभालने का तरीका भी वहीं से आएगा। कुछ दिनों तक मैं बहुत सोच में रही, मन में रोज यही चलता, गुरुजी ने दे तो दिया, पर क्या मैं इसे संभाल भी पाऊंगी? कभी किसी दुकान के बाहर खड़े होके उस घर के सामान को देखती तो सोचती, अभी तो ये भी दूर है, पर क्या उस घर तक भी कभी पहुंचूंगी? पड़ोस की औरतों ने पूछा, सुना है तेरा नाम लग गया है? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ लग तो गया है, अब भरना है। किसी ने ताना मारा, घर मिला है या सजा? मैंने कुछ नहीं कहा, बस मन में गुरुजी से बोली, अगर सजा है तो भी आपकी दी हुई है, कबूल है। संगत जी, 6 महीने मिल चुके थे और कागज में साफ लिखा था, अगर तय तारीख तक पेमेंट नहीं हुई तो अलॉटमेंट रद्द माना जाएगा। हमारे पास 50,000 रुपए थे, बाकी की रकम वो हमारे लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी। ना कोई सेविंग्स थी, ना कोई जमीन बेचने का ऑप्शन, ना ही कोई बैंक हमें लोन देने को तैयार था। संगत जी, हमारे पास 5.5 महीने का समय था। सरकार की तरफ से साफ लिखा गया था, अगर तय तारीख तक पूरी रकम जमा ना हो तो मकान रद्द माना जाएगा। हमारे पास सिर्फ 50,000 रुपए थे, बाकी की रकम हमारे बस से बहुत बाहर थी। ना कोई जमीन बेचने की औकात थी, ना कोई उधार देने वाला, और बैंक वालों ने तो पहले ही मुंह फेर लिया था। पर वहीं से शुरू हुई गुरुजी की कृपा। पहले ही महीने मेरे पति को एक साथ 3 जगहों से काम मिलने लगा। छोटे मोटे काम थे, पर रोज थे, लगातार थे। सुबह अंधेरे निकलते, शाम को थके मांदे लौटते। चेहरे पर थकावट थी, पर मन में एक नई सी शांति भी थी। उधर मेरी तरफ से भी एक नया घर जुड़ गया, जहाँ की मेम साहब ने कहा, राधा, तू सच्ची है, भरोसा किया जा सकता है। अब मैं हफ्ते में 2 दिन और ज्यादा काम करने लगी, कभी सब्जी कटाई, कभी बच्चों को देखना, और जब सब चले जाते तो धीरे से घर की जूठी थाली भी साफ कर देती। हमने खर्चों को कसा,
दूध आधा, तेल कम, बच्चों की फरमाइशों पर प्यार से नहीं कहना सीखा। ना कोई नया कपड़ा, ना त्योहारों में मिठाई, पर हर महीने कुछ ना कुछ जुड़ता गया। तीसरा महीना आते आते ऐसा लगने लगा जैसे कोई ऊपर से कदम कदम पर राह खोल रहा है। एक पुराना जान पहचान वाला खुद आकर बोला, भाई साहब, पिछली बार जो काम किया था बहुत ईमानदारी से किया, एक और काम है, कर लोगे? काम थोड़ा बड़ा था, पर पगार भी थोड़ी अच्छी। हम चुपचाप हाँ कहकर जुट गए। हर महीने की आखिरी तारीख पर हम दोनों रात को बैठकर जोड़ते थे, इस बार कितना जोड़ पाए। बचत थोड़ी थी, जरूरत बहुत, पर फिर भी भरोसा हमेशा सिर पर बैठा रहता। मैं जब भी दीपक जलाती, गुरुजी से बस इतना कहती, जितना आपने देना है उतना ही मांग रही हूँ, उससे ज्यादा नहीं। 5वां महीना आते आते हम दोनों दिन रात जैसे एक ही मकसद से जीने लगे थे। कोई शादी का बुलावा आता तो मना कर देते, फुर्सत नहीं है। किसी रिश्तेदार की चिट्ठी आती तो जवाब नहीं देते। अब कुछ महीनों तक हम किसी को मुंह नहीं दिखा सकते, हमें सिर झुकाकर मेहनत करनी है। 6 महीने की शुरुआत में एक स्कूल की चारदीवारी बनाने का मौका मिला। काम ठीक ठाक था, पर समय कम। मेरे पति ने कहा, कर लूंगा, पर साथ में तू भी थोड़ा वक्त दे दे। मैंने सुबह के काम कम कर लिए और दोपहर के बाद जाकर वहां पानी पिलाया, ईंटें पकड़ाईं और साथ खड़े होकर बस यही सोचती रही कि गुरुजी, यही मेरा सच्चा सत्संग है क्या? 6 महीने पूरे होने से कुछ दिन पहले हमारी मेहनत रंग लाई। पूरा हिसाब जोड़ने पर मन एकदम हल्का हो गया। हम सरकारी दफ्तर पहुंचे, सब कागज जमा किए, नाम पक्का हो गया। न कोई ढोल, न कोई गाजे, पर जब कागज हाथ में आया तो लगा जैसे जिंदगी ने पहली बार हामी भरी हो। संगत जी, हमने कोई चमत्कार मांगा नहीं था, बस एक मौका मांगा था और गुरुजी ने वो मौका भी और रास्ता भी दिया। संगत जी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस जिंदगी में रोज की रोटी के लिए भी सोचते थे, आज उसी जिंदगी में इतना सुकून और इज्जत होगी। पर ये सब मेरे बस का नहीं था। ये सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की दया है। घर मिला, ये तो बड़ी बात थी ही, पर उसके साथ साथ जिंदगी का हर कोना जैसे संवरने लगा। जैसे जैसे घर की दीवारें खड़ी हुईं, वैसे वैसे हमारे हालात भी बदलने लगे। मेरे पति को काम मिलना तो शुरू हो ही गया था, पर अब उनकी पहचान बनने लगी थी। एक के बाद एक काम आते गए और ऐसे ऐसे काम जो कभी सोचे भी नहीं थे। घर में अब कोई तंगी नहीं रही। पहली बार मैंने खुद अपने लिए चूड़ियाँ खरीदी बिना दाम पूछे। और फिर एक दिन मैंने अपने काम छोड़ दिए। जिन घरों में बरसों तक झाड़ू पोछा बर्तन किए, वहीं जाकर बड़े प्यार से कहा, अब सेवा नहीं कर पाऊंगी, अब घर में ज्यादा जरूरत है मेरी। संगत जी, आज हमारा घर किसी भी तरह से कम नहीं है। दरवाजे पर बिजली से खुलने वाला गेट है, अंदर आते ही एक छोटा सा फव्वारा है जिसके पास बैठकर मैं हर सुबह तुलसी में पानी देती हूँ। घर में 3 कमरे हैं और सब में पंखा, खिड़की, पर्दे, सब कुछ एकदम करीने से। गुरुजी की फोटो अब दीवार पर नहीं, बल्कि पूरे घर के बीचों बीच एक सुंदर सी माला के साथ टंगी है, जहाँ से हर आने जाने वाला सबसे पहले उन्हीं को देखता है। रसोई अब पहले जैसी नहीं, अब उसमें सब कुछ जगह जगह जमाया गया है। लकड़ी की अलमारी, चाय के डब्बे, मसाले, स्टील की थालियाँ और सबसे ऊपर एक छोटा सा मंदिर जहाँ गुरुजी की छोटी सी फोटो रखी है। पर संगत जी, ये सब बताने के लिए नहीं कह रही, ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सब अगर मेरे अपने दम पर होता तो शायद छत भी नसीब नहीं होती। ये घर, ये इज्जत, ये आराम, ये सब सिर्फ गुरुजी की दी हुई सौगात है। आज जब कोई कहता है, राधा दीदी क्या किस्मत पाई है आपने, तो मैं मुस्कुरा कर कहती हूँ, किस्मत नहीं, गुरुजी पाए हैं। उन्होंने दिया, उन्होंने संभाला, हम तो बस चलते गए। कभी छत से नीचे झांककर अपनी पुरानी बस्ती देखती हूँ तो आंखें भर आती हैं। वो गलियां, वो मिट्टी, वो टूटी चप्पलें, सब आज भी वहीं हैं, पर हम वहाँ नहीं हैं, क्योंकि गुरुजी ने वहाँ से उठाकर हमें वहाँ बिठा दिया जहाँ हम खुद कभी जाने का सोच भी नहीं सकते थे। अब जब बच्चों को खिलाते वक्त थाली में घी डालती हूँ तो सिर्फ एक ही बात मन में आती है, गुरुजी, आपने मुझे वो सब दिया जिसकी मैंने तभी अरदास भी नहीं की थी। बस एक ईंट उठाई थी और आपने पूरी जिंदगी बना दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था राधा आंटी जी का सत्संग। आप अंत तक जुड़े रहे, इसलिए पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने आपको भी जरूर ब्लेस किया होगा। आपसे प्रार्थना है कि इस सत्संग को अपने दोस्तों, परिवार
और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनकी ज़िंदगी में अंधेरा है। क्या पता किसी और की टूटी हुई उम्मीद भी गुरुजी की कृपा से फिर से जुड़ जाए। और अगर आप भी अपना सत्संग साझा करना चाहते हैं तो कृपया अपना वॉइस नोट साफ आवाज़ में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। आपका अनुभव भी किसी के लिए चमत्कार बन सकता है। संगत जी, आपस में हमेशा प्यार से रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए और गुरुजी के बताए रास्ते पर चलते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।